औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं इस चैप्टर के या पूरी बुक के जितने भी प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं, अगर उन तक आप लोग एक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे प्ले लिस्ट का ऑप्शन शो होगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको 9th केमिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी, उसको ओपन करेंगे तो आप लोगों को जितने भी प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे इस चैनल को शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे तो तभी जो है ना ये चैनल ऐसे बच्चों तक पहुंचेगा जो एक्सपेंसिव एकेडमीज़ या एक्सपेंसिव स्कूल को ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरा चैनल बनाने का यही एक मेन इंपॉर्टेंट मकसद है। तो इसी वजह से आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि काइंडली जो है ना ये ऐसे बच्चों के लिए सब्सक्राइब कर दें या ऐसे बच्चों के लिए आप फॉलो करें जो यानी कि महंगे स्कूलों में नहीं जा सकते या जिनके पास अच्छे टीचर मुहैया नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग सब जानते हैं कि आप लोग लेक्चर जो ले रहे हैं उनको तो पता है इस चीज़ का कि मेरे जितने भी लेक्चर हैं वो सारे कंसेप्चुअल होते हैं और जो चीज़ें मैं समझाता हूँ वो बड़ी डिटेल समझाता हूँ। ठीक है, यानी कि डीप कॉन्सेप्ट में जाके समझाता हूँ। इस वजह से आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जो बच्चे कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं वो मस्ट इस चैनल को फॉलो करें और लाइक करें। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 7 चैप्टर की एक्सरसाइज है हमारे पास, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये आप ज़िंदगी में कहीं पे भी जाते हैं, आप लोग जो भी एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे ना ही आप लोगों का यानी कि कोई जुगाड़ लगता है या आप कह सकते हैं जिसे हम अपनी ज़बान में तुक्का बोलते हैं। ठीक है, ना कोई वो लगता है और ना ही आप लोग जो है ना यानी कि अपने अंदाजे से लगाएं तो वो लग जाए, ऐसा नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते हैं। जब आप लोग आगे हायर लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रख देते हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा अपने पास से भी लगाए तो उसका गलत हो जाए तो उसके जो यानी कि मार्क्स आए हुए होते हैं पहले कुछ जो ठीक हो चुके होते हैं उनमें से कट जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इस वजह से आप लोगों को कहता हूँ कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये जब भी करें ये रीज़न के साथ करें, यानी कि चारों ऑप्शंस को देखें। पहले क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन समझने के बाद जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं उन चारों ऑप्शंस को देखें, उसके बाद जो है ना जो सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें। तो वहीं चलते हैं, 10 MCQs है हमारे पास, अपनी बुक ओपन कर लें साथ। पहला क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से सेल में होता है, ये कहाँ पे होता है। ठीक है, हमने 2 किस्म के सेल पढ़े हैं, एक गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, बाहर से करंट देना होता है। ठीक है, जबकि जो गैल्वेनिक सेल है वहाँ पे क्या होता है कि 2 अलग अलग हाफ सेल होते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रोड आपस में जोड़ते हैं बैटरी के साथ, या आप कह सकते हैं सॉरी बैटरी यहाँ पे नहीं होती, जैसे ही हम हाफ सेल को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। बी है गैल्वेनिक सेल, ये ठीक है। आगे सी देखते हैं, सी नेल्सन सेल है और डी डाउन सेल है। ये नेल्सन सेल और डाउन सेल दोनों किस सेल की एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि ये दोनों सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल के प्रिंसिपल की बेस पे वर्क करते हैं, यानी इन दोनों में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से क्या बनता है, वाटर बनता है। तो कहते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा केमिकल रिएक्शन है। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें एसिड बेस्ड रिएक्शंस आ जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप कह सकते हैं जिन्हें। इसके अलावा वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स होती हैं आगे। तो कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से क्या बनता है, वाटर बनता है। तो ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है, तो देखते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, वाटर बनता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि एयर में हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है तो वाटर क्यों नहीं बनता, या हम घरों में अगर एयर इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाएं तो जो है ना वाटर बन जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बल्कि इसके लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती हैं। ठीक है ना, जब तक हम कंडीशन अप्लाई नहीं करते एक रिएक्शंस के ऊपर तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनती। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीजन की भी क्या है, 0 है।
वाटर में देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन की क्या है -2 है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 0 से किस में जा रहा है, -2 में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो इसको कौन सा रिएक्शन होना चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो ए ऑप्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि करेक्ट है। आगे बी देखते हैं, बी हमारे पास एसिड बेस्ड रिएक्शन है। अब एसिड बेस्ड रिएक्शन की जो है ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर तो इक्वीमोलर यानी कि एसिड और बेस दोनों इक्वीमोलर हों तो आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर एसिड ज़्यादा हो और बेस कम हो तो वो स्लाइटली जो प्रोडक्ट बनती है वो एसिडिक होती है। अगर बेस ज़्यादा हो एसिड कम हो तो आपके पास बेसिक प्रोडक्ट बनती है। तो ये एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर आ जाता है, तो ये हमारे पास नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अभी बताया मैंने आपको, अगर वो एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में हो तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जो कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। आगे डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बेसिकली कोई रिएक्शन नहीं है। डिकम्पोजिशन आप कह सकते हैं कि आप किसी भी सब्सटेंस को इतना हीट करें कि वो अपने आयंस के अंदर चेंज हो जाए। जब अपने आयंस के अंदर चेंज हो जाए तो उसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन बेसिकली कोई रिएक्शन नहीं है। तो ए ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है। आगे थर्ड पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है। सबसे पहले देखते हैं डाउन सेल। डाउन सेल बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल है। आगे बी है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जाहिर है इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है। आगे सी देखते हैं नेल्सन सेल। नेल्सन सेल भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल है। डाउन सेल और नेल्सन सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल है। आगे डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। ए एंड सी ये हो चुके हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे ना जल्दी में इस नॉट को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो है ना यानी कि जो उनके आंसर होते हैं वो फिर गलत हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि सबसे पहली चीज़ यही होती है कि क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ें। क्वेश्चन को जब आप गौर से पढ़ते हैं तो उसके बाद आपके पास जो है ना वो आंसर क्लियर होते हैं। आगे फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7 इज। ये हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट है, इसका फार्मूला है। तो कहते हैं कि इसके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो चेक करते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। ये K2Cr2O7 ये पोटाशियम है, ये क्रोमियम है, ये ऑक्सीजन है। 2 पोटाशियम है, 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन है। ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला बना रहे हैं। तो इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटाशियम, कितने पोटाशियम है, 2 पोटाशियम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, प्लस आगे क्रोमियम कितने हैं, 2 क्रोमियम है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 0 को इक्वल क्यों रखते हैं, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है, क्योंकि हमारे पास जो मालिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। नेट चार्ज 0 होता है पूरे मालिक्यूल के ऊपर। तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 के इक्वल रखते हैं। अब यहाँ भी चेक करते हैं ऑक्सीडेशन पोटाशियम की क्या है, +1 होती है। आगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हमने फाइंड करनी है। आगे 7 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, -2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इंटू +1 क्या आ गया आंसर, +2। ये +2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम फाइंड करनी है हमने। आगे 7 इंटू -2 -14 इज इक्वल टू 0। ये +2 है, ये -14 है, माइनस का 14 हो और प्लस का 2 हो तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू 0। तो -14 में से जब आप +2 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -12 आएगा। ये -12 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम किसकी इक्वल हो जाएगा, +12 के। सही है, आप प्लस साथ ऐड करें या ना करें एक ही बात होती है, ठीक है। बेसिकली माइनस ज़रूर मेंशन करना होता है। अगर माइनस ना हो किसी भी हिंसे के साथ तो उसका मतलब यही होता है कि ये प्लस है या पॉजिटिव है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हमारे पास क्या आ गया, ये +12 है डिवाइडेड बाई ये 2 इधर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक चीज़ अगर इक्वेशन की एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसी तरह अगर एक चीज़ इक्वेशन की एक साइड पे प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये 2 जब हम
12 से कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आएगा आंसर 6। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की क्या आएगी, +6 या +6। तो हमारे पास ए ऑप्शन है +2, बी ऑप्शन है +6, सी +7, डी +14। तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है +6। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। ये जो 4 ऑप्शन दी गई इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले देखें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आयंस होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आयंस होंगे वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, और ऐसा सोल्यूशन जिसमें आयंस नहीं होंगे वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती, उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपने ढूंढना है। नॉट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ए ऑप्शन है शुगर सोल्यूशन। शुगर का हमारे पास फार्मूला होता है C12H22O11। ये हमारे पास शुगर का फार्मूला है, और ये बिल्कुल आयंस नहीं बनाता। ठीक है, अगर आप डिस्टिल्ड वाटर लें ना, प्योर वाटर लें, सही, ठीक है, जिसमें से करंट पास नहीं होता, जो कि कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसमें अगर आप शुगर का सोल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली यानी कि आप कह सकते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो शुगर है, शुगर का मॉलिक्यूल आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। आगे बी है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड का ज़ाहिर है जब आप सोल्यूशन बनाएंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास अब वाटर में जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 - 2 H पॉजिटिव आयंस में और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आयंस जनरेट हुए हैं, तो सोल्यूशन के अंदर क्या होंगे, आयंस होंगे, तो इस वजह से वो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। सी ऑप्शन है लाइम सोल्यूशन। लाइम हमारे पास बोलते हैं हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम बोलते हैं। जब हम इसका वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिकली किस फॉर्म में होता है, आयोनिक फॉर्म में होता है, कैल्शियम +2 और साथ में 2 हाइड्रोक्सल आयन। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या बन गए, आयंस बन गए, तो इस वजह से अगेन जो लाइम सोल्यूशन होगा बेसिकली वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ये तो कॉमन है, NaCl है आपके पास। इसका जब आप वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं तो ये आपके पास क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे अगेन क्या बन गया, आपके पास आयंस बन गए हैं। अच्छा, ये जो मैं डबल इक्वेशन शो करता हूँ, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, तो ये डबल इक्वेशन या ऐसे डबल हेड एरो का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट से अगेन जो है ना रिएक्टेंट में आना। ये इंशाल्लाह हम 10th क्लास में जब जाएंगे, आप लोग जाएंगे 10th क्लास में, तो वहाँ पे आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, 5th का ए ऑप्शन है शुगर सोल्यूशन। 6th हमारे पास है द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रूजन इज। क्रूजन की यानी कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल या मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल कौन सी है। कॉमन बोलते हैं यानी कि ऐसी आम चीज़ जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते रहते हैं। तो केमिकल डीके बेसिकली क्रूजन तो नहीं है, बल्कि हो भी सकती है। केमिकल डीके का मतलब क्या है कि केमिकली रिएक्शंस हो रहे हैं किसी मेटल के ऊपर, तो वो केमिकल डीके हो रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी स्पेसिफिक मेटल का जिक्र नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आगे बी है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन बेसिकली एक ऐसा यानी कि एक ऐसी क्रूजन की एग्जांपल है जो कि बिल्कुल कॉमन है, ठीक है ना, हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं। रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम, रस्टिंग ऑफ टिन, ये जो रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम और रस्टिंग ऑफ टिन है ये बहुत ही कम देखते हैं हम, बल्कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ना ये मोस्ट कॉमन है हमारे पास, ठीक है। तो उन्होंने मोस्ट कॉमन का बोला है, तो बी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आगे 7 है नेल्सन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर कास्टिक सोडा अलॉन्ग विद गैसेज। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की आगे एक टाइप है या उसी की एग्जांपल है नेल्सन सेल। तो नेल्सन सेल के अंदर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो कहते हैं कि जब हम NaOH प्रिपेयर करते हैं तो साथ में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आप आके कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार वहाँ पे तो क्लोरीन भी प्रोड्यूस हुई थी, वहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हुई थी, तो अब हमें क्या पता कि कौन सी गैस वहाँ पे कैथोड पे और एनोड पे कैसे। तो अब लोग वही जो है ना यानी कि पूरे सेल को दोबारा देखने लग जाएंगे, ठीक है, तो टाइम ज़ाया होगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक बताने लगा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक। क्या है कि यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है कैथोड का। तो कैथोड का मतलब क्या होता है कि कैथोड के ऊपर कैटायन जाते हैं, समझ आइए। कैथोड के ऊपर एनायन नहीं जाते, एनोड के ऊपर एनायन जाते हैं और कैथोड के ऊपर
कैटाइन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें Cl2 जो है बेसिकली ये जब भी बनता है तो किससे बनता है, Cl नेगेटिव से बनता है। तो Cl नेगेटिव क्या है, एनाइन है, वो तो एनोड भी जाएगा। आगे H2 है, हाइड्रोजन गैस है। H2 गैस जो है वो H पॉजिटिव से बन रही है। H पॉजिटिव आयन जो है ना वो कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जाहिर है, ठीक है। ये कैटाइन है, कैथोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होंगे, हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है फिर, बी ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है ना वो जो H पॉजिटिव कैटाइन है वो कैथोड भी जा रहे हैं। तो ये सिंपल सा ट्रिक है। आगे ओजोन है, O3। ओजोन तो कहीं बनती ही नहीं, हमने पूरी बुक में नहीं पढ़ा, ठीक है, कहीं पे ओजोन बन रही हो किसी सेल में, तो O3। आगे नेक्स्ट है D, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी जो है ना हमने नहीं पढ़ा कहीं पे कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, बल्कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हमने देखा था ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन चूंकि वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल है। तो अगेन देखें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में O2 है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, -2। ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो ये कहाँ पे जाएगी, बेसिकली एनोड पे जाएगी, जाहिर है। तो इसकी क्या होगी, यानी कि ये ऑक्सीडेशन होगी इसकी, तो इस वजह से ये एनोड पे जाएगी, कैथोड पे नहीं जाएगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है, H2। नेक्स्ट हमारे पास है 8वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अकर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको अगर आप लोग गूगल से भी सर्च करेंगे तो इतना आसानी से आंसर नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बेसिकली कोई भी रिएक्शन आता है आपके पास जिसमें आपने चेक करना हो कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके लिए सिंपल सा जो है ना काम आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है आपने। इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेंशन करेंगे, तो इजीली पता चल जाएगा, और यही सबसे बेस्ट ट्रिक है। इसके अलावा अगर आप लोग वही आपने जो है ना फ्लू की लगाना है, तुक्का लगाना है, तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास हाइड्रोजन है और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो हमने बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट अकर, यानी कि चारों ऑप्शन में से क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी भी 0, ये +1, ये -2, ये हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, या ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, ये आप कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। हाइड्रोजन हैज़ ऑक्सीडाइज्ड, ये तो ट्रू है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है। यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने नॉट का वर्ड बोला है, डजंट अकर। बी हमारे पास ऑप्शन है, ऑक्सीजन हैज़ रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन रिड्यूस, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो बी भी करेक्ट नहीं है। सी देखें, ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन, जाहिर है ऑक्सीजन रिड्यूस तभी होगी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो सी भी नहीं है। डी है हमारे पास, हाइड्रोजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा एजेंट होता है, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे और अपनी उसकी क्या हो, रिडक्शन हो, ठीक है, अपनी रिडक्शन हो उसकी। तो यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन की अपनी रिडक्शन हो रही है, हाइड्रोजन की तो ऑक्सीडेशन हो रही है। जब हाइड्रोजन की अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये दूसरी की क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो ये तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे यानी कि ये जो डी ऑप्शन है ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो आप कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये यहाँ पे नहीं हो रहा। तो डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है। आगे 9 क्वेश्चन, द फार्मूला ऑफ रस्ट। ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, फार्मूला याद, फार्मूलाज जितने भी हैं वो ज़ाहिर है आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, याद करने पड़ेंगे। द फार्मूला ऑफ रस्ट, रस्ट का फार्मूला, जो लोहे को जंग लगता है जब रस्टिंग होती है आयरन की, तो उसके ऊपर एक रस्ट टाइप, पोरस टाइप मटेरियल बनता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो उसका फार्मूला भी है, फार्मूला यहाँ पे क्या है, Fe2O3.NH2O। अगर सिंपल अब देखें इधर बी ऑप्शन में जस्ट उसने Fe2O3 लिखा हुआ है, साथ में वाटर जो है ना वो नहीं लिखा हुआ। तो क्या है कि साथ में वाटर जो है ना ज़रूर मेंशन करना है, तो ये रस्ट का फार्मूला तभी बनेगा। तो इस तरह हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। सी हमारे पास है, ये हमारे पास जो है ना फेरिक हाइड्रोक्साइड है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है ना ये नहीं करना आपने, ये है ही नहीं, बल्कि बेसिकली हमारे पास फेरिक ऑक्साइड जो है ना इसका एग्जैक्ट नेम है, फेरिक ऑक्साइड डॉट आगे NH2O, आगे वाटर के यानी कि हाइड्रेट, नंबर ऑफ हाइड्रेट्स लगे हुए हैं आगे। आगे 10th क्वेश्चन हमारे पास, इन द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड HCl द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आपने अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बताना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, रिएक्शन लिखना है पूरा। ये हमारे पास जिंक है,
मेटल है और ये क्या है, HCl है। ये मेटल आपको पता है कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ZnCl2 साथ में H2 बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लें, यहाँ पे चूँकि एक Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, तो यहाँ पे 2 HCl का लें। तो यहाँ पे अब 2 Cl हो गया, 2 हाइड्रोजन, एक जिंक, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जिंक जीरो यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में है, प्योर मेटल फॉर्म में है। तो यहाँ पे HCl में हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 है और Cl -1 है। जिंक जो है ना, आप देखिए यहाँ पे +2 हो गया, ये -1 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट 0 एलिमेंटल फॉर्म में हो गई अगेन, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखें जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास जो H पॉजिटिव है इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यानी कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये 2 H पॉजिटिव है, एक H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से एक्ट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट जिसकी अपनी क्या हो, रिडक्शन हो, और दूसरे की क्या करे, ऑक्सीडेशन करे। तो यहाँ पे दूसरे की ऑक्सीडेशन करे, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो करवा कौन रहा है, H पॉजिटिव करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर जनरली देखा जाए तो HCl जो है ना एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे HCl का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए 4, यहाँ पे HCl का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना आप H पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन है जिंक। जिंक तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, इसको दूसरा करवा रहा है ऑक्सीडाइज। और बी जो है वो क्या है, H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बेसिकली H2 भी है, तो H2 वो ऑक्सीडाइज यानी कि आप कह सकते हैं रिड्यूस हो चुकी है वो, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमने बताना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, H पॉजिटिव। Cl नेगेटिव ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है। अगेन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो है ना हमारे पास क्या है, कि आपको डेफिनेशन बता देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। एक तो सिंपल डेफिनेशन यही है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही एजेंट होते हैं जो दूसरे की क्या करें, ऑक्सीडेशन करें अपनी, उनकी क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। या इस तरह रिड्यूसिंग एजेंट है जो दूसरे की रिडक्शन करें अपनी, उनकी क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए। तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की एक और डेफिनेशन भी है, वो क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करते हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर रही है, तो इस वजह से ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रही है, ठीक है। यानी कि दूसरे की ऑक्सीडेशन और अपनी इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। जाहिर है जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा तो वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा ना, दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा और अपनी उसकी रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे H पॉजिटिव क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे H पॉजिटिव की क्या हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और ये जिंक की क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इस तरह ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। ये हमारे पास 10 MCQs थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs थे। अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इन सब के समझने का फ़ायदा आप लोगों को तभी होना है जब आप लोग शुरू से मेरे लेक्चर देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी मैंने लेक्चर दिए हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, वो सब में जो है ना रीज़न के साथ मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है ना। ये इस तरह की चीज़ें आप लोग देखें स्कूल कॉलेजेस में जो है ना वो नहीं एक्सप्लेन करते। उसका रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे टाइमिंग की कमी होती है, और वहाँ पे क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उन सबको लेके चलना होता है एक टीचर ने, ठीक है। अब ज़ाहिर है क्लास में 2-4 बच्चे जो है ना बहुत ही हाईली जीनियस होंगे, और बाकी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यानी कि नॉर्मल होंगे, और कुछ बच्चे बहुत ही डल होंगे, यानी कि बहुत ही जो है ना वो उनके पास आप कह सकते हैं कि नालायक होंगे, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करना पूरी क्लास में वो उनके लिए मुश्किल होता है। तो टीचर को एक ऐसा इन्वायरमेंट रख के चलना होता है जिसमें वो सारे बच्चों को इक्वली जो है ना यानी कि समझा पाए। तो ये जो है ना बेसिकली चैनल बनाने का यही मकसद है, जो कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चे हैं, इवन के डल बच्चे भी शुरू से यानी कि जब लेक्चर लेंगे अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो तभी जो है ना वो भी यानी कि अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे और जो है ना वो लाइक बच्चों में शामिल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसी के साथ ही जो है ना मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। तभी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।